नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी में जुटे सभी उम्मीदवारों का आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज 17 सितंबर 2025 है और हम आज के ज़रूरी करंट अफेयर्स के पहले भाग पर बात करेंगे। हमारा मकसद है कि हाल की खबरों से वो अहम मुद्दे निकालें जो परीक्षा के लिहाज से आप जानते हैं काम आ सकते हैं। और हाँ, हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है सुनने वालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर लाल किले से जुड़ी है। एक स्टडी आई है, सुनने में आया है कि बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की वजह से इसकी दीवारों पर एक काली परत जैसी जम रही है। हाँ, ये काफी चिंता की बात है। और ये सिर्फ देखने में ही खराब नहीं है, ये पत्थर को नुकसान भी पहुंचा सकती है धीरे धीरे। ये किला हम सब जानते हैं दिल्ली में है, यमुना किनारे, पर इसका असल नाम वो किला मुबारक था। किला मुबारक? अच्छा जी, इसे 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने 1639 में बनवाया था, अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद के कह सकते हैं मुख्य महल के तौर पर। और इसके आर्किटेक्ट भी काफी मशहूर थे, उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद हमीद। हाँ, इनका नाम तो ताजमहल से भी जुड़ा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका नाम लाल किला पड़ा, जाहिर है इसकी लाल बलुआ पत्थर की जो विशाल दीवारें हैं उनकी वजह से। ये सलीमगढ़ किले के पास ही है ना। हाँ, पास में ही है और दोनों मिलकर पूरा लाल किला परिसर बनाते हैं। और सोचिए, लगभग 200 साल तक मुगल बादशाहों का ये निवास स्थान रहा। और 2007 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। और हर साल 15 अगस्त को हाँ, प्रधानमंत्री यहीं से ध्वजारोहण करते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लेकिन ये जो प्रदूषण वाली बात है, ये काली परत, ये असल में है क्या चीज? क्या जम रहा है दीवारों पर? देखिए, ये हवा में जो प्रदूषक कण होते हैं ना, जैसे कार्बन के कण जिसे कालिख कहते हैं, धूल है और दूसरे केमिकल्स, वो धीरे धीरे पत्थर की सतह पर चिपक जाते हैं और वही मिलकर एक काली परत बना देते हैं। अगर इसकी वास्तुकला देखें तो 75 फीट ऊंची दीवारें हैं लाल पत्थर की, अंदर फिर महल हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, बल्कनियां, नहरें, बाग, सब कुछ। प्लानिंग तो इस्लामी प्रोटोटाइप पर है, लेकिन हर मंडप में आपको फारसी, तैमूरी और हिंदू परंपराओं का मिश्रण दिखेगा। जैसे दीवाने आम और दीवाने खास? बिल्कुल। दीवाने आम लाल बलुआ पत्थर का 60 खंभों वाला, और दीवाने खास वो सफेद संगमरमर का मंडप, बहुत खूबसूरत, और उसमें संगमरमर का काम, फूलों की सजावट, वो दोहरे गुंबद, ये सब बाद की मुगल वास्तुकला की खासियतें हैं। तो ये प्रदूषण इन सब खूबसूरत चीजों पर असर डाल रहा है? हाँ, बिल्कुल। मतलब यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ इतिहास या कला संस्कृति का टॉपिक नहीं रहा, ये पर्यावरण प्रदूषण का स्मारकों पर क्या असर होता है उसका एक बहुत ही सीधा उदाहरण है। सही कहा, तीनों पहलुओं को जोड़कर देखना होगा, इतिहास, संस्कृति और पर्यावरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है रक्षा क्षेत्र से। भारतीय नौसेना का नया स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार, ये सिंगापुर में एक अभ्यास में हिस्सा ले रहा है, पैसिफिक रीच 2025। जी हाँ, पैसिफिक रीच, ये एक बड़ा मल्टीनेशनल अभ्यास है। 40 से ज्यादा देश इसमें शामिल हो रहे हैं। सिंगापुर में हो रहा है ये हर 2 साल में होता है। और इसका मुख्य मकसद है पनडुब्बी बचाव कार्यों में जो तकनीकें हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनमें आपसी सहयोग बढ़ाना, उन्हें परखना। अच्छा। इसमें 2 चरण होते हैं, एक हार्बर फेज यानी बंदरगाह पर, और दूसरा समुद्री चरण। और समुद्री चरण में आईएनएस निस्तार कहाँ ऑपरेट करेगा? समुद्री चरण में आईएनएस निस्तार दक्षिण चीन सागर में, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है, वहां बचाव अभियानों के अभ्यास में हिस्सा लेगा। आईएनएस निस्तार तो अभी बिल्कुल नया है, शायद इसी साल कमीशन हुआ है। हाँ बिल्कुल, इसी साल 18 जुलाई 2025 को ही इसे कमीशन किया गया है। और इसे बनाया है HSL विशाखापत्तनम ने, मतलब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत? जी, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत। और इसकी खासियत यह है कि ये डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल यानी DSRV के लिए एक मदरशिप की तरह काम करेगा। हाँ, मदरशिप या मोशिप की भूमिका निभाएगा। मतलब ये DSRV को गहरे पानी में ले जाकर ऑपरेट करने में मदद करेगा। और इसकी अपनी क्षमताएं क्या हैं? ये निस्तार खुद क्या क्या कर सकता है? इसमें कई बहुत आधुनिक सिस्टम्स लगे हैं। जैसे एक है इंटीग्रेटेड सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम, ISDS। इससे गोताखोर 300 मीटर तक की गहराई में जाकर काम कर सकते हैं। 300 मीटर? ये तो बहुत ज्यादा है। जी। फिर इसमें ROVs हैं, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, मतलब बिना इंसान के पानी के नीचे जाने वाले वाहन।
साइड स्कैन सोनार है जिससे समुद्र तल की मैपिंग की जा सकती है, और सबसे जरूरी, इसमें पूरी पनडुब्बी बचाव प्रणाली है। मतलब अगर कोई पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए हाँ, तो ये जहाज उसके चालक दल को सुरक्षित निकालने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो यूपीएससी के लिहाज से ये रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, खासकर इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी के संदर्भ में। हाँ, और समुद्री सुरक्षा और भूगोल भी, जैसे दक्षिण चीन सागर के आसपास कौन कौन से देश हैं, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब जानना जरूरी हो जाता है। सिंगापुर भी? हाँ, सिंगापुर भी। ठीक है। समुद्र की सतह से अब चलते हैं समुद्र की गहराइयों में। सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सी बेड अथॉरिटी ISA के साथ एक समझौता किया है। ये समझौता कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटालिक सल्फाइड का पता लगाने के लिए है। ये कार्लसबर्ग रिज क्या है? कार्लसबर्ग रिज ये हिंद महासागर में है। ये एक मिड ओशन रिज है। आसान भाषा में कहें तो समुद्र के नीचे एक तरह की पर्वत श्रृंखला है, और ये वहां बनती है जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसक रही हों। इसे अपसारी प्लेट सीमा या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। अच्छा, तो ये कहां से कहां तक फैली है? ये वहां से शुरू होती है जहां 3 बड़ी प्लेटें मिलती हैं, अफ्रीकी, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई। इनके ट्रिपल जंक्शन से ये उत्तर पश्चिम की तरफ अदन की खाड़ी तक जाती है, और ये अरब सागर को सोमाली बेसन से अलग करती है, और सोमाली प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच की सीमा भी यही रिज बनाती है। मतलब भूगर्भीय रूप से काफी सक्रिय इलाका होगा ये। बिल्कुल। पश्चिमी हिंद महासागर का ये सबसे मुख्य रिज सिस्टम है, और यहाँ अक्सर भूकंप भी आते रहते हैं। इसकी गहराई कितनी है? औसत गहराई समुद्र तल से लगभग 1800 से 3600 मीटर नीचे है, लेकिन ये रिज खुद समुद्र तल से करीब 2100 मीटर यानी 7000 फीट तक ऊंची उठी हुई है। और क्योंकि ये प्लेटों के अलग होने की जगह है, तो यहाँ धरती के अंदर से खनिज युक्त गर्म पानी बाहर निकलता है, और उसी से ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड जैसे खनिज जमा होते हैं, जिनकी खोज के लिए भारत ने ISA से समझौता किया है। जी। तो ये टॉपिक भूगोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्टोनिक प्लेट्स, ओशनोग्राफी, साथ ही भूविज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय कानून, ISA के नियम, समुद्री संसाधनों पर अधिकार और संसाधन प्रबंधन के लिए भी। ठीक है, अब समुद्र की गहराइयों से निकलकर जमीन पर आते हैं, और एक बहुत ही दिलचस्प खबर है वन्य जीवन से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास एक गांव के खेत में एक बहुत ही दुर्लभ सांप मिला है, रेड कोरल कुकरी सांप, और कहा जा रहा है कि इसे लगभग 90 साल बाद देखा गया है, आखिरी बार 1936 में। हाँ, ये वाकई एक असाधारण खबर है। वाइल्ड लाइफ के लिहाज से बहुत बड़ी बात है ये। इस सांप का वैज्ञानिक नाम है ओलिगोडॉन खेरियंसिस। ओलिगोडॉन खेरियंसिस। हाँ, ये जहरीला नहीं होता, और इसे सबसे दुर्लभ सांपों में से एक माना जाता है। ये रात में निकलता है और बिलों में रहता है। और इसका नाम कुकरी क्यों पड़ा? इसके जो दांत होते हैं हाँ। वो आगे से मुड़े हुए होते हैं, नेपाली चाकू खुकरी की तरह, इसीलिए इसे कुकरी स्नेक कहते हैं। और इसकी सबसे खास पहचान है इसका रंग। पूरा शरीर चमकीला मूंगा लाल, मतलब कोरल रेड कलर का होता है। कोई पैटर्न नहीं, बस चमकीला लाल रंग। वाह! और ये मिलता कहाँ है? इसका जो ज्ञात वितरण है वो हिमालय की तलहटी के निचले इलाकों में है, करीब 1500 फीट से नीचे। इसमें उत्तराखंड, नेपाल, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर सिक्किम और पश्चिमी असम तक का इलाका आता है। और इसका संरक्षण स्टेटस क्या है, मतलब कंजर्वेशन स्टेटस? IUCN की रेड लिस्ट में तो इसे लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है, लेकिन भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में ही शामिल है। अनुसूची 4 मतलब इसे सुरक्षा प्राप्त है, पर शायद उतनी सख्त नहीं जितनी अनुसूची 1 या 2 वाले जीवों को। हाँ बिल्कुल, अनुसूची 1 और 2 में सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलती है। 4 में भी प्रोटेक्शन है, लेकिन पेनाल्टी वगैरह थोड़ी कम होती है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का भी जिक्र आया, उसके बारे में कुछ खास? हाँ, पीलीभीत यूपी में है, भारत नेपाल सीमा पर, और ये तराई आर्क्ड लैंडस्केप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोमती नदी यहीं से निकलती है। अच्छा, गोमती का उद्गम पीलीभीत से है? जी, और यहाँ घने साल के जंगल हैं, ऊंची ऊंची जलोढ़ घास के मैदान हैं, दलदली इलाके हैं। शारदा सागर बांध भी इसकी सीमा पर ही है। तो ये टॉपिक पर्यावरण, जैव विविधता, संरक्षित क्षेत्र और सरीसृप विज्ञान यानी हर्पेटोलॉजी, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए वन्य जीवन संरक्षण कानूनों से अब एक दूसरे तरह के कानूनी सिद्धांत पर आते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट यानी एस्चीट का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाल ही में एक अहम फैसला दिया है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि अगर किसी हिंदू व्यक्ति ने वसीयत बनाई है
और उस वसीयत को कोर्ट ने वैध मानकर प्रोबेट जारी कर दिया है। प्रोबेट मतलब वसीयत की कानूनी पुष्टि। हाँ, एक तरह से अदालत की मोहर कि ये वसीयत असली और वैध है। तो अगर प्रोबेट मिल चुका है तो फिर राज्य सरकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 29 के तहत एस्चीट का दावा नहीं कर सकती। ये एस्चीट का सिद्धांत है क्या? असल में सुनने में थोड़ा अलग सा लगता है। थोड़ा। देखिए, सरल भाषा में यह सिद्धांत ये पक्का करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी बिना मालिक के ना रह जाए। अगर किसी प्रॉपर्टी का मालिक मर जाता है और उसका कोई कानूनी वारिस नहीं है और उसने कोई वसीयत भी नहीं बनाई है, मतलब लावारिस एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति इंटेस्टेट यानी बिना वसीयत मरा है और उसका कोई वारिस भी नहीं है, तो उसकी संपत्ति राज्य सरकार को चली जाती है। इसी को एस्चीट कहते हैं। ये शब्द पुराने फ्रेंच शब्द एस्चीटे से आया है, जिसका मतलब होता है गिरना या वापस मिलना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा कि एस्चीट एक अंतिम उपाय है, लास्ट रिजॉर्ट। ये तभी लागू होगा जब दोनों शर्तें पूरी हों, कोई वारिस भी ना हो और कोई वैध वसीयत भी ना हो। अगर एक वैध वसीयत है जिसे प्रोबेट भी मिल चुका है, तो संपत्ति उसी वसीयत के हिसाब से ही बांटी जाएगी, चाहे उसमें बताए गए लोग दूर की रिश्तेदारी क्यों ना हो। राज्य उसमें दखल नहीं दे सकता। अच्छा, मतलब वसीयत को प्राथमिकता दी गई है। जी हाँ, ये फैसला वसीयत के महत्व और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता करता है। तो यूपीएससी के लिए ये राज्य व्यवस्था, कानून, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, भारतीय संविधान, अनुच्छेद 296 भी इससे जुड़ा है जो लावारिस संपत्ति के बारे में है, और सामाजिक मुद्दे जैसे उत्तराधिकार के तहत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए, कानून से अब विज्ञान की दुनिया में वापस चलते हैं। हैदराबाद में CCMB है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक दिलचस्प खोज की है कि हमारी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो बीमारियों से लड़ने के लिए अपने अंदरूनी ढांचे मतलब इंटरनल स्केलेटन को कैसे बदल लेती हैं। हाँ, ये इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है उसे समझने में एक और कड़ी जोड़ता है। ये जानना कि सेल्स अपने आकार या ढांचे को कैसे बदलते हैं पैथोजन से लड़ने के लिए, ये काफ़ी अहम है। और CCMB की बात करें तो ये भारत का एक बहुत ही प्रतिष्ठित शोध संस्थान है मॉडर्न बायोलॉजी के क्षेत्र में। ये CSIR की लैब है ना? जी हाँ, 1977 में स्थापित हुआ था। ये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक प्रमुख प्रयोगशाला है, हैदराबाद में स्थित है। इसका मुख्य काम है उच्च गुणवत्ता वाला बेसिक रिसर्च करना, ट्रेनिंग देना और आधुनिक जीव विज्ञान के जो अग्रणी क्षेत्र हैं उनमें काम करना। किन किन क्षेत्रों में काम होता है यहाँ? बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, इन सब में। खासकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनोमिक्स यानी जीन्स का अध्ययन, प्रोटियोमिक्स यानी प्रोटीन्स का अध्ययन, और सेल बायोलॉजी में इसके काम की बहुत मान्यता है। ये बेसिक रिसर्च के साथ साथ अप्लाइड रिसर्च भी करता है। हाँ, दोनों तरह का, मौलिक और अनुप्रयुक्त दोनों। और यहाँ सुविधाएं भी बहुत अत्याधुनिक हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग भी करते हैं ये। इसे यूनेस्को ने उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा भी दिया है। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों के लिहाज से ध्यान में रखने वाला विषय है। जी बिल्कुल। विज्ञान के बाद अब जरा उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में असम के गोलाघाट में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL में एक पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट की आधारशिला रखी है। ये पॉलीप्रोपाइलीन क्या चीज है आम भाषा में? पॉलीप्रोपाइलीन या शॉर्ट में PP एक तरह का प्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं इसे। ये प्रोपिलीन नाम के केमिकल के बहुत सारे अणुओं को जोड़कर बनाया जाता है। ये प्रक्रिया पॉलीमराइजेशन कहलाती है। ये प्लास्टिक के एक बड़े परिवार पॉलीओलेफिन का हिस्सा है। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि ये मजबूत भी है, लचीला भी है, हल्का भी है और गर्मी भी सह लेता है। इसलिए इसे पिघलाकर या खींचकर बहुत तरह की चीजें बनाई जाती हैं। अच्छा, तो इसके गुण क्या-क्या हैं और कहाँ इस्तेमाल होता है? गुणों की बात करें तो ये केमिकल से जल्दी खराब नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा सफाई वाले प्रोडक्ट्स की बोतलें, ब्लीच की बोतलें, वो अक्सर इसी की बनी होती हैं। ये वजन में बहुत हल्का होता है और गर्मी भी झेल लेता है। हाँ, एक बात है कि ये ज्वलनशील होता है, आग आसानी से पकड़ता है। अच्छा, और इस्तेमाल तो बहुत हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। खाने पीने की चीज़ों के कंटेनर, बॉटल के ढक्कन, खिलौने, फर्नीचर, और क्योंकि ये बिजली का अच्छा इंसुलेटर है, तो बिजली के सामानों की केसिंग,
तारों के ऊपर की कवरिंग, इन सब में भी इस्तेमाल होता है। मेडिकल में भी? हाँ, क्योंकि ये केमिकल्स और बैक्टीरिया वगैरह से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, तो मेडिकल उपकरण, सीरिंज वगैरह बनाने में भी काम आता है। तो ये एक तरह का मल्टीपर्पस प्लास्टिक है। कह सकते हैं। यूपीएससी के लिए ये विज्ञान, केमिस्ट्री, अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ा है। ठीक है, पेट्रोकेमिकल से अब चलते हैं कृषि और बागवानी की तरफ। सीएसआईआर की ही एक और लैब है, एनबीआरआई, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। इसने ओडिशा में यूस्टोमा नाम के एक फूल की खेती में सफलता हासिल की है। ये कौन सा फूल है? मैंने तो नाम नहीं सुना ज्यादा। हो सकता है आपने इसका दूसरा नाम सुना हो, लिसियंथस जी। या प्रेरी जेंटियन या टेक्सास ब्लूबेल भी कहते हैं इसे। लिसियंथस, हाँ, ये नाम सुना है शायद। जी, ये एक सजावटी पौधा है। मूल रूप से ये उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों का पौधा है। इसकी खासियत है इसके बहुत सुंदर गुलाब जैसे दिखने वाले फूल, और कटने के बाद भी ये फूलदान में काफी दिनों तक ताजा रहता है। इसे वेस्ट लाइफ कहते हैं। अच्छा, इसीलिए ये इतना पॉपुलर है कट फ्लावर मार्केट में। हाँ, दुनिया के टॉप 10 कट फ्लावर्स में इसकी गिनती होती है, और इसके रंगों की रेंज भी बहुत बड़ी है। तने भी लंबे होते हैं। इसे अगला गुलाब भी कहा जा रहा है, ऐसा मैंने पढ़ा। हाँ, क्योंकि इसकी लोकप्रियता और बिक्री हाल के सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है, तो लोग इसे नेक्स्ट रोज कहने लगे हैं। ये गर्म मौसम और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी में अच्छा उगता है। तो उड़ीसा में इसकी सफल खेती, ये किसानों के लिए एक नई संभावना हो सकती है। बिल्कुल, फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में ये एक अच्छा विकास है। ये टॉपिक कृषि, बागवानी, साइंस एंड टेक, बॉटनी और इकोनॉमी फ्लोरिकल्चर के लिए प्रासंगिक है। और हाँ, सीएसआईआर का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी याद रखना चाहिए। ठीक है, भारत में नई खेती की संभावनाओं के बाद अब चलते हैं अफ्रीका। वहां एक झील को बचाने की कोशिश हुई है। तंजानिया सरकार ने नेट्रॉन झील पर एक बड़ी सोडा ऐश माइनिंग परियोजना को रोक दिया है। हाँ, ये पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत अच्छी खबर है। नेट्रॉन झील, ये तंजानिया और केन्या की सीमा पर है। ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है ये एक खारी झील है, और इसकी खासियत है इसका पानी। इसमें नमक, कास्टिक सोडा, मैग्नेसाइट, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में है। इससे पानी बहुत ज्यादा क्षारीय यानी एल्कलाइन हो जाता है, और इसी वजह से इसका रंग भी अजीब सा होता है, लाल जैसा। हाँ, ज्यादातर समय इसका रंग लाल या गुलाबी जैसा दिखता है। ये उसमें रहने वाले खास तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हाई एल्कलानिटी की वजह से होता है। और ये फ्लेमिंगो के लिए बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल। दुनिया भर के जो लेसर फ्लेमिंगोज हैं, उनकी लगभग 75% आबादी के लिए ये एकमात्र भरोसेमंद प्रजनन स्थल है। मतलब यहीं आकर वो अंडे देते हैं, बच्चे पालते हैं। यहाँ की जो खास परिस्थितियां हैं, वो उनके लिए एकदम सही हैं। और इसे रामसर साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। जी हाँ, 2001 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट घोषित किया गया था। लेकिन यहाँ खेती का बढ़ना, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और ये जो सोडा ऐश निकालने की परियोजना थी, इन सब से इस अनोखे इकोसिस्टम पर बहुत खतरा था। तो परियोजना का रोकना एक बड़ी राहत है। निश्चित रूप से। ये टॉपिक पर्यावरण, भूगोल, रिफ्ट वैली, झीलें, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन और जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, और आज की आखिरी चर्चा के लिए हम इतिहास, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संगम पर आते हैं। कुछ राजनीतिक दलों और सिख संगठनों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है। आग्रह ये है कि गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर पाकिस्तान में ननकाना साहिब की तीर्थ यात्रा के लिए जो आवेदन रोके गए हैं, उस कथित फैसले पर सरकार दोबारा विचार करे। हम यहाँ सिर्फ इस आग्रह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। जी, ननकाना साहिब ये सिख समुदाय के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। यहीं पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 में। उस समय इसका नाम कुछ और था शायद। हाँ, तब इसे राय भोयदी तलवंडी कहते थे। बाद में वहाँ के स्थानीय शासक थे राय भुल्लर भट्टी। उन्होंने गुरु नानक देव जी के सम्मान में इसका नाम बदलकर ननकाना साहिब रख दिया। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के शुरुआती साल यहीं बिताए थे। और यहाँ का जो मुख्य गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा जन्म स्थान, हाँ, वो उसी जगह पर बना है जहां माना जाता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसे महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था 19वीं सदी की शुरुआत में, 1818-19 के आसपास। इसके अलावा भी वहाँ और गुरुद्वारे हैं? जी हाँ, कई और महत्वपूर्ण गुरुद्वारे हैं जो गुरु नानक देव जी के जीवन के अलग अलग पड़ावों से जुड़े हैं, जैसे गुरुद्वारा पट्टी साहिब, गुरुद्वारा बाल लीला। और सिर्फ गुरु नानक देव जी ही नहीं, 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी और छठे गुरु गुरु हरगोबिंद जी की याद में भी वहाँ गुरुद्वारे हैं। तो ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं,
बल्कि भारत-पाकिस्तान संबंधों का भी एक पहलू है। बिल्कुल, ये धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और तीर्थ यात्राओं से जुड़े मुद्दे अक्सर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में सामने आते रहते हैं। तो यूपीएससी के नजरिए से ये इतिहास, सिख धर्म, मध्यकालीन भारत, कला और संस्कृति, गुरुद्वारे, धर्म और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत-पाकिस्तान संबंध, इन सब के तहत आता है। सही। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। हमने लाल किले और ननकाना साहिब जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों की बात की। हाँ, फिर सीसीएमबी की रिसर्च और पॉलीप्रोपाइलिन प्लांट जैसे विज्ञान और उद्योग के विषय देखें। पर्यावरण में नेट्रॉन झील और रेड कोरल कुकरी सांप जैसे संवेदनशील मुद्दे थे। रक्षा में पैसिफिक रीच अभ्यास और आईएनएस निस्तार की क्षमताओं पर चर्चा हुई। और कानून में एशचीट का सिद्धांत और भूगोल में कार्लसबर्ग रिज को समझा। जी। ये सभी विषय यूपीएससी परीक्षा के अलग-अलग पेपर्स के लिए जरूरी हो सकते हैं। और आज की इन सब चर्चाओं से एक बड़ा सवाल भी उभरता है जिस पर शायद सभी को सोचना चाहिए कि भारत जैसा देश कैसे अपनी विकास की जरूरतों को, जैसे संसाधनों की खोज करनी है कार्लसबर्ग रिज में, या नए उद्योग लगाने जैसे पॉलीप्रोपाइलिन प्लांट, और साथ ही अपनी जो अनमोल ऐतिहासिक धरोहरें हैं जैसे लाल किला, या जो नाजुक और अनोखे इकोसिस्टम है जैसे नेट्रॉन झील या पीलीभीत का जंगल, इनके संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बना सकता है। हाँ, ये विकास बनाम संरक्षण की बहस हमेशा रहती है। संतुलन साधना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। तो सुनने वालों के लिए ये एक विचारणीय प्रश्न है और याद रखिएगा, ये 17 सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स का पहला भाग था। हम जल्द ही दूसरे भाग के साथ वापस आएंगे। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और आगे की ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।